अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि मुश्तमिल है फिलिप कैन पे। अब फिलिप कैन क्या चीज़ होती है इसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स क्या होते हैं। फिलिप कैन से हमें पता चलेगा, यानी वो होते हैं फिलिप कैन जिसमें 2L और 3C शामिल होते हैं। इसमें एफ से फ्री कॉन्सेंट, एल जो 2 L है उसमें से एक एल होगा लीगल ऑब्जेक्ट और दूसरा एल है लीगल रिलेशनशिप। आई से इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड होता है, एक्सप्रेस का मतलब ओरल और रिटन होता है, पॉसिबल टू परफॉर्म बाय बोथ पार्टीज। पी से होगा सी, जो पहला सी है उससे होगा कंसिडरेशन, यानी टू वे बेनिफिट्स देखे जाते हैं उसके अंदर। दूसरा सी है कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ पार्टीज, तीसरा सी है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। इसके बाद है ए यानी अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में होती है पहले ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। और इसके बाद एन है यानी कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये तो हो गया फिलिप कैन। अब आ व्हाट इज लीगल बाइंडिंग? लीगल बाइंडिंग क्या होती है? लीगल बाइंडिंग दरअसल हम उसे कहते हैं जिसमें से ए यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, यानी फिलिप कैन में से अगर ए को रिमूव कर दें तो वो लीगल बाइंडिंग कहलाती है। अब इसको फिलिप कैन जो पूरा था इसको देख लेते हैं। इसमें से ए निकाल के तो बाकी जो चीजें बची रह जाएंगी वो लीगल बाइंडिंग कहलाएंगी, यानी एफ से फ्री कॉन्सेंट, एल से लीगल ऑब्जेक्ट, एल से लीगल रिलेशनशिप, आई से एम्प्लॉयड और एक्सप्रेस्ड जो कि ओरल और रिटन हो। एक्सप्रेस का मतलब होता है पॉसिबल टू परफॉर्म बाय बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज के लिए पॉसिबल हो। सी जो कि 3 सी थे, पहला सी है टू वे बेनिफिट्स कंसिडरेशन, यानी टू वे बेनिफिट्स। दूसरा सी है कॉम्पिटेंसी ऑफ बोथ पार्टीज, तीसरा सी है सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। और इसके बाद देखा कि ए को निकाल दिया गया है और इसके बाद एन आ गया, यानी NEDV, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये हमारी अब सवाल होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है। आमतौर पर हम अग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, या आम लैंग्वेज में अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज को कहा जाता है। लेकिन जब हम एज अ लॉ स्टूडेंट इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है, पार्ट होता है। अग्रीमेंट किस चीज पर मुश्तमिल होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पे। और ये जैसे कि मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी गई है, इसमें यहाँ ये ब्रैकेट में ये बात बता दी गई है कि ऑफर हमेशा पहले आएगी, पहले ऑफर की जाती है तभी एक्सेप्टेंस होती है। अगर ऑफर ही नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे होंगे? जाहिर है उसके लिए पहले ऑफर होना जरूरी है। जब ऑफर होगी तो उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी और इस तरह अग्रीमेंट बन जाएगा। तो अग्रीमेंट क्या है? पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अग्रीमेंट में भी लीगल और सोशल। अब अग्रीमेंट कैसे हो सकते हैं? या लीगल भी हो सकते हैं या सोशल भी हो सकते हैं। सोशल एग्रीमेंट इज नॉट टॉपिक। सोशल एग्रीमेंट हमारा यहाँ पे टॉपिक नहीं होगा, क्योंकि लॉ जो है सोशल एग्रीमेंट्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। अग्रीमेंट जैसा कि बताया पार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें शामिल होती हैं? फिलिप कैन अभी पीछे बताया था। और ए जैसे कि ये रेड कलर से दिखाया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ए जो है वो पार्ट है, इस पूरे फिलिप कैन का पार्ट है। ये पूरा फिलिप कैन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और अग्रीमेंट इसमें शामिल होगा, यानी अग्रीमेंट जो है वो इसका एक हिस्सा है। इसके अलावा ये सारी चीजें भी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद होती हैं। तो इन कॉमन पार्लेंस यानी आम जबान में या जो रोजाना के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या कहते हैं? लीगल बाइंडिंग प्लस अग्रीमेंट, यानी इसमें अग्रीमेंट को भी प्लस कर दें तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जैसे बताया हुआ है, बाकायदा इक्वेशन में शो कर दिया है कि अग्रीमेंट में आप प्लस कर दें लीगल बाइंडिंग को तो क्या होगा? दोबारा फिलिप कैन बन जाएगा। यानी लीगल बाइंडिंग किसके बराबर थी? फिलिप सी एन के बराबर थी, लेकिन उसमें आपने दोबारा ए शामिल कर दिया तो फिर वो फिलिप सी एन के बजाय फिलिप कैन बन गया और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फिलिप कैन जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट जब पूछा जाएगा तो पूरा फिलिप कैन है, और ए हटा के पूछा जाएगा तो फिर वो सिर्फ लीगल बाइंडिंग कहलाएगी। और
जब दोबारा उसमें ए शामिल कर देंगे तो दोबारा वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कब हो रही है और उसकी एग्जीक्यूशन कब हो रही है। तो फॉर्मेशन कब होती है पहले ये देख ले। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन यानी मेकिंग। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं, ओरल एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, रिटन में भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, और एम्प्लॉयड जो वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी बेहतरीन मिसाल इम्तियाज है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज या लॉजिकल प्रोसेस यूज होता है। ना तो ओरल बोलना पड़ता है, ना उसमें लिख के कुछ देना पड़ता है, ये जो है ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो जाता है। इसकी मिसाल वाज़े तौर पे मजीद बयान करेंगे। वी मे से इन लीगल लैंग्वेज, हम लीगल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ओरल और रिटन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं। यानी एक्सप्रेस बोलें तो हमारी समझ में आ जाना चाहिए कि या तो वो ओरल होगा या वो रिटन होगा। और इम्प्लाइड जब बोलेंगे लीगल लैंग्वेज में तो इसका मतलब होगा या तो वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू किया गया है, जैसे कि इम्तियाज की मिसाल दी थी, बताया था हमने कि इम्तियाज में कैसे लिखे हुए होते हैं नाम सारे, और ट्रॉली जो है वो कोई भी पर्सन जो है वहां जाता है, ट्रॉली खींचता है, अपना सौदा डालना शुरू करता है और उसके बाद जाके वो पेमेंट कर देता है। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर यानी इम्तियाज के दरमियान और जो खरीदार होता है बायर उसके दरमियान इम्प्लाइड हो जाता है, यानी बोलने की ना तो जरूरत पड़ती है ना कुछ लिख के देने की जरूरत पड़ती है, और ये इम्प्लाइड यानी लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। ये इसके अलावा एक पेट्रोल की भी मिसाल दी थी कि पेट्रोल पंप में जाते हैं, कार्ड स्वैप करते हैं, लॉजिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर, और पेट्रोल भर के और अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं, ना किसी से बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लॉजिकल प्रोसेस या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हो जाता है, और ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट एग्जीक्यूशन। अब अग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन कब होती है, अग्रीमेंट फॉर्म तो हो गया, बता दिया हमने कि अग्रीमेंट जो है वो फॉर्मेशन यानी मेकिंग किस वक्त होती है। अब देखते हैं अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किस वक्त होता है। अग्रीमेंट एग्जीक्यूट उस वक्त होता है जब पेमेंट बायर जो है वो पेमेंट दे देता है और डिलीवरी जो है वो सेलर उसको डिलीवर कर देता है गुड्स। तो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इसकी मिसालें, मिक्सिंग ऑफ फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन की मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। मिक्सिंग किस वक्त होती है, जब कोई शर्त रख दी जाती है। मसलन इफ शाहरुख सेज टू अमिताभ, शाहरुख ने अमिताभ से क्या कहा, आई ऑफर यू माई कार फॉर 5 lakh but when you pay me then agreement is complete। उसने ये शर्त लगा दी कि 5 लाख की गाड़ी है मेरी, लेकिन जब आप पे करेंगे उस वक्त ये अग्रीमेंट कंप्लीट होगा। नाउ अमिताभ बिकम ओनर व्हेन ही पेज द अमाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अमिताभ ओनर तब बनेगा जब वो पैसे पे कर देगा। हियर शाहरुख इज ओनर अंटिल अमिताभ पेज। यहाँ पे शाहरुख जब तक ओनर रहेगा जब तक अमिताभ उसे पैसे नहीं दे देता। इसको कहते हैं मिक्सिंग। और नो मिक्सिंग की मिसाल क्या होगी, नो मिक्सिंग की मिसाल ये होगी फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन की। इफ शाहरुख सेज टू सलमान, शाहरुख ने सलमान से कहा, आई ऑफर यू माई कार फॉर ₹5 lakh। नाउ सलमान बिकम ओनर व्हेन ही एक्सेप्ट्स। शाहरुख ने ऑफर की और सलमान ने एक्सेप्ट कर ली, तो उसी वक्त सलमान क्या हो गया, फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, और अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। यहाँ पे 2 स्टेजेस होंगे, एक फॉर्मेशन का यानी फॉर्मेशन हो गई, उसने एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। नो नीड टू पे मनी, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है अभी फौरी तौर पर, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका है। Here, if Salman accepts when without payment, Salman is the owner of the car। अब जो है सलमान ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि बगैर पेमेंट के यानी अभी पेमेंट नहीं की है सलमान कार का ओनर बन चुका है। नाउ एट एग्जीक्यूशन स्टेज, अब एग्जीक्यूशन स्टेज पे क्या होगा, अब दूसरी स्टेज होगी, वो तो फॉर्मेशन की हो गई, अब दूसरी स्टेज है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होगा, शाहरुख डिलीवर्स कार, शाहरुख जो है वो अपनी गाड़ी दे देगा, एंड सलमान पेज ₹5 lakh, और सलमान उस वक्त
पैसे जो है वो दे देगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में लेन देन और सारा कुछ चल रहा है, उसमें यही होता है कि फॉरेन पेमेंट नहीं होती। यानी जो अग्रीमेंट है वो उसी वक्त फॉर्म हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं उसी वक्त जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाती है। और जब उनका एग्जीक्यूशन होता है, फॉर्मेशन स्टेज अलग होती है और एग्जीक्यूशन स्टेज अलग होता है। एग्जीक्यूशन स्टेज उस वक्त होती है जब डिलीवर हो जाए सामान और जो पेमेंट्स हैं उनकी वो पे हो जाए, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं या उनकी एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो इस तरह दो स्टेजेस हो गई, फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन। कुछ जो होते हैं वो मिक्सिंग वाले भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ऊपर ये मिक्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बताया है, इस तरह के भी होते हैं। उसमें ये होता है कि शराइत रख दी जाती है कि जब आप पे करेंगे उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। अगर अमिताभ पे नहीं करता तो शाहरुख किसी और को शाहरुख ओनर होता और फिर वो किसी और को बेच सकता था। तो ये शर्त जो उसने लगा दी, तो ये चीज जो है ये मिक्सिंग कहलाती है फॉर्मेशन में एंड एग्जीक्यूशन में। और इसके लिए जो है वो उसी वक्त पेमेंट करनी। व्हाट इज द अभी दोबारा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन के फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन में दरअसल डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट के। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन स्टेज होता है उसमें क्या होता है, ओरल रिटन और एम्प्लॉयड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उस वक्त ही फॉर्म हो जाते हैं जब ओनरशिप चेंज हो जाए। ओनरशिप गोज फ्रॉम सेलर टू बायर, ओनरशिप जो है वो सेलर से बायर की तरफ मुंतकिल हो जाए, तो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। एग्जीक्यूशन स्टेज जो होती है वो उसके बाद वाली स्टेज होती है जब बायर्स पे मनी, यानी बायर जो है वो मनी पे कर दे और सेलर डिलीवर्स अ गुड, और सेलर जो है वो चीजें डिलीवर कर दे। फॉर्मेशन किसके बराबर होती है, वर्ड शेयर करना से जो होता है वो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बताया है, आई ऑफर टू बाय योर कार फॉर 5 लाख। जैसे किसी ने ऑफर की अपनी कार 5 लाख में, यस एक्सेप्टेंस, यस जिसने कहा एक्सेप्टेंस हो गई और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। अब अग्रीमेंट पैदा फॉर्मेशन से होता है। अब अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कब पैदा होगा, फॉर्मेशन से पैदा हो गया। एग्जीक्यूशन स्टेज कौन सी होती है, एग्जीक्यूशन स्टेज वो स्टेज होती है जब पेमेंट करता है बायर, यानी बायर क्या करेगा, पेमेंट करेगा और सेलर उस वक्त डिलीवरी देगा। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेजेस कहलाती हैं। तो ये जब एग्जीक्यूशन स्टेज होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से क्या पता चला कि फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन सेम टाइम पे नहीं भी हो सकती, हो भी सकती हैं और नहीं भी होंगी। कब, अगर उसी वक्त एग्जीक्यूशन का स्टेज पूरा हो जाता है तो वो उसी वक्त हो जाएगी फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन। लेकिन अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज और इंटरनेशनली भी काम हो रहा है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसी वक्त एग्जीक्यूशन भी हो जाए। ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, और उनकी जो एग्जीक्यूशन स्टेज है वो बाद में होती है, यानी जब सेलर जो है वो डिलीवरी दे देता है और जो बायर है वो पेमेंट कर देता है। जिस वक्त करता है उस वक्त एग्जीक्यूशन होती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये बात जहन में रहेगी, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन लाजमी तौर पर एक ही वक्त में होती हैं। तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। फॉर्मेशन स्टेज में ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है और एग्जीक्यूशन स्टेज में पेमेंट और डिलीवरी होती है। मिसालों से देखते हैं, ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटन इम्प्लाइड होता क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी वैलिड कब होता है, कि उसकी वैलिडिटी किस टाइप की है। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। जावेद सोल्ड हिज लैपटॉप टू मोहसिन फॉर ₹1 लाख। जावेद जो है वो उसने लैपटॉप सेल किया मोहसिन को 1 लाख रुपए में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप बनी, ये बनी सेल एंड परचेज की। सेल और परचेज हो रही है यहाँ पे, लैपटॉप सेल और परचेज हो रहा है। प्रॉपर्टी जो थी इसकी, लैपटॉप की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मूवेबल है, यानी इसको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल रिटन और एम्प्लॉयड में से कैसा हुआ, ओरल हुआ, यानी एक्सप्रेस भी कह सकते हैं हम इसे। और कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी क्या थी, वैलिड था।
वैलिड हुआ बिकॉज इन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेल एंड परचेज कुड बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। के जो सेल और परचेज है वो तीनों तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ये बात ध्यान में रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जावेद सोल्ड हिज लैंड टू नूर फॉर ₹5 लाख। अब यहाँ जो सेल और परचेज हो रही है वो लैंड की हो रही है। लैंड का मतलब हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को आप मूव नहीं कर सकते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। और कॉन्ट्रैक्ट हो गया ओरल यानी एक्सप्रेस्ड, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? इनवैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, इनवैलिड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज मूव नहीं कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लैंड, बिल्डिंग, इस तरह की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। लिहाजा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ओरल हुआ है तो ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, वैलिड नहीं होगा। कतरीना सोल्ड हर कार टू काजोल ₹50 लाख। कतरीना ने अपनी कार सोल्ड की काजोल को 50 लाख में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? इसकी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप क्या हुई? सेल एंड परचेज की टाइप हुई। प्रॉपर्टी है मूवेबल क्योंकि कार को मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में था यानी एक्सप्रेस था, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बाय राइटिंग और ओरल और इम्प्लॉयड एग्रीमेंट। तीनों तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी में को सोल्ड किया जा सकता है, चाहे राइटिंग में हो, चाहे ओरल हो, चाहे इम्प्लॉयड हो। यहाँ पे राइटिंग में हो रहा था, लिहाजा ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के बारे में चीजें पता चलती। मजीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें अमिताभ सोल्ड हिज बिल्डिंग टू शाहरुख फॉर ₹1 करोड़। अमिताभ ने अपनी बिल्डिंग शाहरुख को सेल की 1 करोड़ में। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल और परचेज का हुआ। प्रॉपर्टी इमूवेबल थी, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? बिल्डिंग की बात हो रही थी। बिल्डिंग इमूवेबल होती है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? राइटिंग में हुआ यानी एक्सप्रेस्ड हुआ। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी सोल्ड बाय रिटन एग्रीमेंट ओनली। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी होगी, सेल और परचेज होगा, तो वो रिटन में होना चाहिए, हमेशा सिर्फ और सिर्फ रिटन में हो सकता है। तो ये राइटिंग में हुआ, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सारा बॉट ग्रोसरी फ्रॉम इम्तियाज। सारा ने इम्तियाज से ग्रोसरी जो है वो खरीदी है। प्राइसेस आर मेंशन्ड ऑन आइटम्स। प्राइसेस जो थी वो मेंशन की हुई थी आइटम्स के ऊपर। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुई? ये सेल और परचेज हो रही है। और प्रॉपर्टी इसकी क्या है? मूवेबल है। ज़ाहिर है वहां से आइटम्स हम उठा सकते हैं, इम्तियाज से घर ला सकते हैं, तो ये मूवेबल है। कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड हुआ। इम्प्लाइड का मतलब बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हुआ या लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो क्या ये वैलिड होगा? तो जी हाँ, ये वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड बाय इम्प्लाइड, ओरल एंड रिटन। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको सेल और परचेज किया जा सकता है। कैसे? इम्प्लॉयड वे में भी किया जा सकता है, ओरल भी किया जा सकता है और रिटन में भी किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ओरली भी हो सकती है ये शॉपिंग और रिटन में भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसने इम्प्लाइड की है, तो इसलिए ये जो है सेल परचेज ये वैलिड होगी। तीसरी एग्जांपल देख लेते हैं। वकार गेव हिज हाउस ऑन रेंटल टू वसीम फॉर ₹20,000 पर मंथ। वकार ने अपना हाउस जो है वो रेंट कर दिया है वसीम को 20,000 रुपए में। तो ये टाइप की जो कॉन्ट्रैक्ट बनी ये रेंट बनी, यानी ये रेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। और प्रॉपर्टी कैसी थी? प्रॉपर्टी तो इमूवेबल थी। कॉन्ट्रैक्ट ओरल में हो गया यानी ओरल एक्सप्रेस्ड हुआ। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये वैलिड होगा या नहीं। तो जी हाँ, ये वैलिड होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वाहिद रेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरली, रिटन और एम्प्लॉयड तीनों तरीके से वैलिड हो जाते हैं। सिर्फ रेंट के जो होते हैं, सेल और परचेज जो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी की,
उसको लाजमी तौर पर रिटन में होना चाहिए। लेकिन अगर रेंट है तो वो तीनों तरीके से हो सकता है, ये वैलिड है, बिकॉज रेंट अग्रीमेंट कुड बी ओरल, रिटन और एम्प्लॉयड। क्योंकि रेंट के जो अग्रीमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जमाल टुक शिप ऑन रेंटल फ्रॉम PNSC। जमाल ने क्या किया, शिप ले ली रेंट पे PNSC से। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बनी, ये चार्टर पार्टी एग्रीमेंट बना। ये इस जो है, आप लोगों को पता है कि शिप अगर रेंट पे ली जाती है तो चार्टर पार्टी एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टी इसकी मूवेबल थी क्योंकि शिप जो है वो मूवेबल होती है। कॉन्ट्रैक्ट जो था ये ओरल हुआ, ओरली एक्सप्रेस था, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा? जी नहीं, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों होगा इनवैलिड? इसलिए कि चार्टर पार्टी के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, यानी एयरप्लेन और शिप के रेंट के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उनको लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। अगर रिटन में नहीं है, यहाँ पे ओरल एक्सप्रेस किया गया था, तो क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैस्मीन टुक एयरप्लेन ऑन रेंटल फ्रॉम PIA। जैस्मीन ने एयरप्लेन ले लिया रेंटल PIA से, तो ये अग्रीमेंट जो था चार्टर पार्टी एग्रीमेंट हो गया। और क्योंकि शिप और एयरप्लेन के जो रेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चार्टर पार्टी एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। प्रॉपर्टी मूवेबल थी क्योंकि एयरप्लेन को मूव किया जा सकता है। ये रिटन में हुआ, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन में एक्सप्रेस किया गया था, तो क्या ये वैलिड होगा? जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड होगा, बिकॉज चार्टर पार्टीज ऑलवेज इन राइटिंग। चार्टर पार्टी के एग्रीमेंट्स तो होने ही रिटन में चाहिए, और ये रिटन में हुआ है तो ये वैलिड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अहमद टुक कार ऑन रेंटल। अहमद ने एक कार ले ली रेंट पे। अब ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेंट की बनी। प्रॉपर्टी कैसी थी? अब प्रॉपर्टी मूवेबल है। जब मूवेबल है तो मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, ये देख लेते हैं हम। याद रहना चाहिए, वैसे तो तीनों तरीके से हो सकते हैं मूवेबल के, ओरल, रिटन और एक्सप्रेस्ड। अब ये जो हुआ, ये ओरली एक्सप्रेस्ड हुआ है, तो क्या ये वैलिड होगा? जी हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज रेंट अग्रीमेंट कुड बी ओरल, रिटन और एम्प्लॉयड। एक बात यहाँ और बताते चलें कि रेंट जो है वो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो तो भी वो तीनों तरीके से हो सकता है, यानी ओरल, रिटन और एम्प्लॉयड हो सकता है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ रेंट के ही जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तीनों तरीके से हो सकते हैं। बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के होते हैं वो सिर्फ रिटन में होने चाहिए। जावेद गेव हिज हाउस टू कलीम ऑन गिफ्ट। अब जावेद क्या कर रहा है, अपना हाउस गिफ्ट कर रहा है कलीम को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसकी टाइप हो गई गिफ्ट टाइप, और ये प्रॉपर्टी कैसी थी, इमूवेबल थी, हाउस था, और ये उसने ओरली कर लिया, ओरली एक्सप्रेस किया। तो क्या ये वैलिड होगा? जी नहीं, इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा? क्योंकि अभी जैसे ऊपर बताया कि ये प्रॉपर्टी इसकी थी इमूवेबल, यानी हाउस था, और इस किस्म की जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्या होना चाहिए, सेल और परचेज या गिफ्ट करते वक्त उनको राइटिंग में होना चाहिए। इट इज कंपल्सरी, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग। राइटिंग में क्यों होना चाहिए? क्योंकि ओनरशिप चेंज हो रही होती है, इसलिए इसको राइटिंग में होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब भी ओनरशिप चेंज हो रही होती है, चाहे वो सेल परचेज हो चाहे वो गिफ्ट हो, उसको राइटिंग में होना चाहिए। और स्लाइड्स देख लेते हैं। मोहसिन गेव हिज हाउस टू सज्जाद ऑन गिफ्ट। मोहसिन ने अपना हाउस सज्जाद को दिया गिफ्ट के तौर पर। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो गिफ्ट हो गई, प्रॉपर्टी थी इमूवेबल, हाउस की बात हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट किया उसने रिटन में, तो क्या ये वैलिड होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की चाहे सेल परचेज हो चाहे गिफ्ट हो, इसमें ओनरशिप चेंज हो रही होती है, और इसके लिए इसको राइटिंग में होना लाजमी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो राइटिंग में होना चाहिए, तो ये राइटिंग में ही किया, तो ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। जावेद गेव हिज ड्रेस फॉर वॉशिंग टू मुराद।
अब जावेद ने अपना जो ड्रेस है वो वॉशिंग को दे दिया मुराद को, तो ये बेलमेंट हुई। बेलमेंट का मतलब है मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दिमाग में रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स तो यहाँ पे ओरल में हो रहा है, क्या ओरल हो सकता है? तो जी हाँ, वैलिड होगा। हाँ जी, बिल्कुल वैलिड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बेलमेंट में भी ओरल इम्प्लाइड और रिटन बेलमेंट होती ही मूवेबल चीजों में है, यानी जो चीजें आपको वापस उस हालत में या किसी कंडीशन में मिल सकती हैं। मसलन दर्जी वगैरह तो को जो ड्रेस सीने के लिए देते हैं या रिपेयर वगैरह जो करवाते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो वो बेलमेंट के होते हैं सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और ये तीनों तरीके से हो सकते हैं, ओरल, इम्प्लाइड और रिटन। तो इस तरह बेलमेंट जो है वो होती ही मूवेबल प्रॉपर्टी में है। और ये जो है बेलमेंट के नाम आते ही फौरन समझ जाना चाहिए कि ये तीनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, चाहे ओरल किए हों, चाहे इम्प्लाइड किए हों, चाहे रिटन में किए हों। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुराद गेव हिज मोबाइल फॉर रिपेयर्स। मुराद ने जो अपने मोबाइल हैं वो रिपेयर्स के लिए दे दिए, तो ये बेलमेंट कहलाएगा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, जाहिर है मोबाइल मूवेबल होता है। ये रिटर्न में कर लिया है उसने, तो ये वैलिड होगा। हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बेलमेंट में तीनों तरीके से हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है। यहाँ पे रिटर्न में किया है तो कोई बात नहीं है, वैलिड है और ऐसा हो सकता है। Dr. Jan Alam sent medicine by courier to Abdi to sell the medicine to Javed. डॉक्टर जान आलम ने मेडिसिन कोरियर की आबदी के जरिए से कि वो जावेद को सेल करे। तो ये बेलमेंट बिटवीन डॉक्टर जान आलम एंड आबदी, एक तो बेलमेंट का बन गया जान आलम और आबदी के दरमियान, क्योंकि अगर आबदी सेल नहीं कर सके तो फिर डॉक्टर जान आलम को वापस करेंगे, तो ये बेलमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जो है वो डॉक्टर जान आलम एंड आबदी के दरमियान, क्योंकि डॉक्टर जान आलम ने एज ए एजेंट जो है, एज एन एजेंट वो आबदी को अपना एजेंट बनाया है ताकि वो सेल करे जाके जावेद को। और तीसरा जो अग्रीमेंट था, दरअसल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो जो सेल और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था, वो डॉक्टर जान आलम और जावेद के दरमियान में सेल अग्रीमेंट ये बना। अब जब प्रॉपर्टी देखें तो ये मूवेबल है, ज़ाहिर है मेडिसिन मूवेबल होती है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल किया तो क्या ये वैलिड होगा? और वैलिड होगा तो किस तरीके से होगा, यहाँ बता देते हैं। जी हाँ, वैलिड होगा, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट जो है, अब तीनों का अलग अलग बता देते हैं। बेलमेंट में भी ओरल, एम्प्लॉयड और रिटन, बेलमेंट जो है वो ओरल, एम्प्लॉयड और रिटन तीनों तरीके से हो सकती है, ऊपर बताया था हमने। तो ये वैलिड हुआ बेलमेंट वाला। अब जो एजेंसी वाला वो देख लेते हैं। वैलिड एजेंसी अग्रीमेंट बिकॉज इट में भी ओरल, एम्प्लॉयड और रिटन। जो एजेंसी का जो अग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का इम्प्लाइड भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तीनों तरीके से हो सकता है। तो एजेंसी अग्रीमेंट तो वैसे ही तीनों तरीके से हो सकता है। अब जो है ये वाला सेल वाला देखना है कि ये वैलिड हुआ या नहीं। तो जी हाँ, सेल वाला भी वैलिड हो गया। क्यों सेल वाला वैलिड क्यों हो गया? क्योंकि प्रॉपर्टी मूवेबल थी। अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल होती तो ये सेल वाला जो था ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये ओरल हुआ था। लेकिन यहाँ पे वैलिड है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल थी। क्यों ये वैलिड हुआ? क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टीज में सेल और परचेज तीनों तरीके से की जा सकती है। ओरली भी हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयड भी हो सकता है लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, और रिटन में भी हो सकता है। तीनों तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे ये वैलिड है। ओरल जो किया है तो ये भी वैलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फरीदा गेव हर कार टू मैकेनिक। फरीदा ने अपनी कार मैकेनिक को दे दी। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट हुआ। प्रॉपर्टी मूवेबल थी और ये ओरली एक्सप्रेस किया उसने, तो क्या ये वैलिड होगा? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि बेलमेंट जैसा कि बताया मूवेबल प्रॉपर्टी में ही होती है। और क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है लिहाजा ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो अगर ओरल किया है तो कोई हरज नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। साजिदा गेव हर क्लोथ टू टेलर। साजिदा ने अपने क्लोथ टेलर को दे दिया, ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। प्रॉपर्टी इमूवेबल थी, ओरली एक्सप्रेस किया, तो जी हाँ बिल्कुल वैलिड है। और वजह यही जो अभी बताई, बेलमेंट जो है वो तीनों तरीके से हो सकती है,
क्योंकि मूवेबल में होती है, और मूवेबल जो आइटम्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट तीनों तरीके से हो सकता है, ओरल भी हो तो सही है, एम्प्लॉयड हो, रिटन हो, तीनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं, साजिद गेव क्लोथ्स टू कामरान टू सेल देम टू मुराद एंड ही विल पे कमीशन। साजिद ने कपड़े दिए हैं कामरान को, यानी कामरान उसका एजेंट बन गया है कि वो कपड़े सेल करे मुराद को। मुराद जो है वो बायर है, तो उसको कपड़े सेल करने हैं। अब उन्होंने कामरान को एजेंट बना दिया है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन गया, कितने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गए यहाँ पे, तो 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गए। एक तो बना बेलमेंट का, दूसरा बना एजेंसी का, और तीसरा बना सेल का। बेलमेंट का कैसे बना कि कपड़े वापस अगर सेल नहीं हुए तो वापस जो है वो साजिद को पहुंच जाएंगे, तो ये तो बेलमेंट एग्रीमेंट हो गया। एजेंसी का बना किस तरीके से, क्योंकि उसने एजेंट बनाया कामरान को, तो ये एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और तीसरा ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना सेल का, क्योंकि उसने सेल करनी थी अपनी चीज, तो वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट बना। अब बेलमेंट जो है वो किन लोगों के दरमियान में हुई, बेलमेंट तो साजिद और कामरान के दरमियान में हुई, क्योंकि कामरान से अगर कपड़े सेल नहीं हुए तो फिर वो साजिद को वापस करेगा। तो ये हो गया बेलमेंट एग्रीमेंट। एजेंसी एग्रीमेंट जो है वो किन दोनों के दरमियान हुआ, वो हुआ साजिद और कामरान के दरमियान, क्योंकि साजिद ने जो है वो कामरान को अपना एजेंट बनाया है। तो ये हो गया एजेंसी एग्रीमेंट। इसके बाद जो अग्रीमेंट है सेल एग्रीमेंट, वो असल असल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था, और वो हुआ साजिद एंड मुराद के दरमियान, क्योंकि साजिद ने सेल करने अपने कपड़े मुराद को। तो ये सेल एग्रीमेंट हुआ साजिद और मुराद के दरमियान, जिसके लिए ये असल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके लिए उसने हायर किया था एजेंट को, कामरान को, या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ये सारे काम जो हो रहे थे ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे होने थे, यानी क्लॉथ पे होने थे। क्लॉथ जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर क्या होगा, जहन में ओरली एक्सप्रेस्ड हुआ है, क्या ये वैलिड होगा? जी हाँ, ये वैलिड हो जाएगा। अब वैलिड क्यों होगा, क्योंकि बेलमेंट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की जो बेलमेंट है, बेलमेंट होती ही मूवेबल प्रॉपर्टी की, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर वो ओरल एक्सप्रेस की जाए, इम्प्लाइड या रिटन, तीनों तरीके से हो सकती है। एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी ओरल, इम्प्लाइड और रिटन तीनों तरीके से हो सकते हैं, तो वैलिड हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो था सेल का, सेल का जो है वो मूवेबल, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के बता दिए गए, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी थी लिहाजा तीनों तरीके से हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट, तीनों तरीके से ओरल चाहे कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे इम्प्लाइड किया जाए, चाहे रिटन किया जाए, तीनों तरीके से हो सकता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाए। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जेनिफर टोल्ड जैक टू सेल हर हाउस टू अमिताभ एंड शी विल पे कमीशन। जेनिफर ने जैक से कहा, जैक को हायर किया एज एन एजेंट कि वो उसका हाउस सेल करे अमिताभ को। तो अमिताभ बायर हो गया, और शी विल पे कमीशन, क्या तो वो जो है वो कमीशन पे करेगी, यानी किसको? एजेंट को, यानी जैक को पे करेगी। तो हियर देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, एजेंसी एंड सेल। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक बन रहा है जो जेनिफर और जैक के बीच में है, और दूसरा सेल का है जो दरअसल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो है जेनिफर और अमिताभ के बीच में। बेलमेंट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर बेलमेंट गुड्स मस्ट बी मूवेबल। बेलमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी पिछले एग्जाम्पल्स में आपने देखा बेलमेंट बन रही थी, तो बेलमेंट उन कंडीशंस में होती है कि अगर सेल नहीं हुआ या मूवेबल जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें बेलमेंट हो सकती है। यहाँ पे जो है क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी वो इमूवेबल है, तो चाहे सेल हो या ना हो बेलमेंट का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? इमूवेबल है। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है तो उसमें तो बेलमेंट होती ही नहीं है। बेलमेंट हमेशा जो होती है वो किस में होती है? मूवेबल प्रॉपर्टीज में होती है। मूवेबल प्रॉपर्टीज वापस की जा सकती हैं, या जो भी इस तरह का, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये वापस भी की जा रही है तो भी बेलमेंट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि प्रॉपर्टी इमूवेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ दो अग्रीमेंट बनेंगे, यानी कि एजेंसी और सेल अग्रीमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बता दिए। एजेंसी अग्रीमेंट है बिटवीन जेनिफर एंड जैक, जेनिफर और जैक के दरमियान एजेंसी अग्रीमेंट हुआ है, और सेल एग्रीमेंट जो है वो जेनिफर और अमिताभ के बीच में हुआ है। अब प्रॉपर्टी क्योंकि इमूवेबल थी, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे जो
ओरल एजेंसी एग्रीमेंट है, एजेंसी एग्रीमेंट जो है वो ओरल हुआ है, रिटन सेल एग्रीमेंट और जो सेल एग्रीमेंट है वो रिटन में हुआ है। बोथ आर एक्सप्रेस, जो दोनों है वो एक्सप्रेस हैं क्योंकि ओरल और रिटन दोनों एक्सप्रेस कहलाते हैं। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ या नहीं, तो जवाब है इसका वैलिड है। वैलिड क्यों हुआ? क्योंकि एजेंसी में भी ओरल इम्प्लाइड और रिटन, एजेंसी जो है वो ओरल भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है और रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है एजेंसी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो यहाँ पे ओरल हुआ था तो ये वैलिड हुआ। एजेंसी से जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाए वो तीनों तरीकों से हो सकते हैं, चाहे ओरल हो, चाहे एम्प्लॉयड हो, चाहे रिटन हो, तीनों वैलिड माने जाएंगे। तो ये जो ओरल हुआ ये वैलिड है। अच्छा, बट बिटवीन अमिताभ एंड जेनिफर अग्रीमेंट मस्ट बी रिटन। ये जो है ये रिटन में होना चाहिए था। क्यों रिटन में होना चाहिए अमिताभ और जेनिफर के बीच में? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है? इमूवेबल है। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है, ओनरशिप चेंज होने की बात आती है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था जेनिफर और अमिताभ के बीच में, ये रिटन में होना चाहिए था। जैक मस्ट प्रिपेयर, अब जैक क्या करेगा? जो एजेंट था वो क्या करेगा? मस्ट प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा राइटिंग में फॉर जेनिफर एंड अमिताभ, जेनिफर और अमिताभ के लिए। अगर ऐसा होता, इफ अग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल इज बिटवीन अमिताभ एंड जेनिफर इज ओरल, अगर ये जो है ये सेल जो थी अमिताभ और जेनिफर के बीच में ओरल हो जाती, तो फिर क्या होता? देन इट विल बी इनवैलिड। तो ये जो है ये इनवैलिड हो जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हमने इजाफी तौर पे आपको बता दिया कि अगर ये ओरल हो जाती सेल तो ये जो थी इनवैलिड होती। और वजह क्या थी? वजह थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेल और परचेज के, वो क्या होने चाहिए? रिटन में होने चाहिए हैं। तो लेकिन यहाँ पे जैसा कि बताया कि रिटन में ही हुआ है, लिहाजा ये जो है ये वैलिड हो गया है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये हमने इजाफी तौर पे आपको बता दिया है कि अगर ऐसा ना हुआ होता, ओरल में हुआ होता, तो फिर ये इनवैलिड हो जाता। ये पता होना चाहिए। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक जो है प्रॉपर्टीज के खाने में हमेशा ये देख लिया करें कि प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी देखते ही फौरन ये बात जहन में आ जानी चाहिए कि ये जो अग्रीमेंट्स होंगे ये हमेशा राइटिंग में होने चाहिए हैं। सेल और परचेज के जो अग्रीमेंट्स हैं वो हमेशा राइटिंग में होने चाहिए। अच्छा, गिफ्ट में जो है इसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज हो रही होती है। अब सेल और परचेज जो हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसमें भी ओनरशिप चेंज हो रही होती है। और गिफ्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसमें भी ओनरशिप चेंज हो रही होती है। और जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज हो रही होगी तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए? राइटिंग में होने चाहिए लाजमी तौर पर। लेकिन सिर्फ रेंट अग्रीमेंट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के, वो तीनों तरीके से हो सकते हैं। चाहे ओरल अग्रीमेंट किया हो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो, वो एम्प्लॉयड हो या राइटिंग में हो, तो तीनों तरीके से जो है वो रेंट अग्रीमेंट जो है वो वैलिड हो जाते हैं। लेकिन ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है ये सिर्फ रेंट में होता है कि रेंट में वो तीनों तरीके से हो सकते हैं। लेकिन जब यही इमूवेबल प्रॉपर्टी में ओनरशिप चेंज होने की बात आ जाए, यानी गिफ्ट की बात आ जाए या फिर सेल और परचेज की बात आ जाए, तो फिर इनको लाजमी किस में होना पड़ता है? राइटिंग में होने पड़ते हैं। ओनरशिप चेंज होने की जब बात आ रही होती है तो इनको राइटिंग इनके लिए लाजमी हो जाती है। ये तभी वैलिड होंगे जब ये राइटिंग में हो। लेकिन रेंट में जो है अगर ओरल भी हो जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी का, क्यों उसमें ओनरशिप नहीं चेंज हो रही, तो कोई मसला नहीं है। ओरल में भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है, तीनों तरीके से हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में रेंट क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें ओनरशिप चेंज नहीं। अब ये देख लेते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कौन कौन से जिसमें ओनरशिप चेंज हो रही होती है। तो जनाब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सेल्स के, यानी कौन से इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल हो रही होती है, परचेज हो रही होती है, उसमें ओनरशिप चेंज हो जाती है। गिफ्ट के जो होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, उसमें
जो है वो ओनरशिप चेंज हो रही होती है, और निकाह के जो अग्रीमेंट्स है उसमें भी ओनरशिप चेंज हो रही होती है। तो ये है ओनरशिप जिसमें चेंज हो जाती है। उन अग्रीमेंट्स के बारे में, इन अग्रीमेंट लाइक बेलमेंट, अब बेलमेंट के जो अग्रीमेंट है या एजेंसी के हो गए या बोरो हो गया या एम्प्लॉयमेंट हो गई, चार्टर पार्टी हो गए, ये भी रेंट होता है क्योंकि एयरप्लेन और शिप का, और जो रेंट सिंपल रेंट होते हैं वो भी, उसमें भी ओनरशिप नहीं चेंज हो रही होती। द ओनरशिप इज नॉट चेंज, उसमें ओनरशिप चेंज हो ही नहीं रही होती है। तो बस जो ये बात अगर दिमाग में रहेगी कि सेल परचेज में जो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कोई से भी हो, उसमें ओनरशिप चेंज हो जाती है। जो तीन जो बताए, सेल, गिफ्ट और निकाह, इन तीनों में ओनरशिप चेंज हो रही है। लेकिन ये ओनरशिप जो है जब चेंज होती है तो किन वालों में ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर जाती है? जब इमूवेबल की सेल परचेज हो रही हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी के में गिफ्ट दिया जा रहा हो, तो ये ओनरशिप बहुत अहमियत अख्तियार कर जाती है, और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो राइटिंग में करने पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं चार्टर पार्टी रेंटल अग्रीमेंट्स होते हैं ये। वैसे तो मूवेबल गुड्स के, जाहिर है कि एयरप्लेन या शिप जो है दोनों मूवेबल चीजें हैं, तो इनको राइटिंग में होना चाहिए लाजमी तौर पर। क्या तो ये जो है रेंट जो है, ये ऐसे रेंट हैं जो हमेशा राइटिंग में होने चाहिए, क्योंकि शिप और एयरप्लेन दोनों जो है ये बड़ी चीजें होती हैं, और इन दोनों के रेंट पे देने के जो अग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चार्टर पार्टी अग्रीमेंट कहलाते हैं। तो इन दोनों के जो अग्रीमेंट, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जावेद मेड अ रिटन चार्टर पार्टी अग्रीमेंट विद पीआईए। जावेद ने क्या किया, एक रिटन चार्टर पार्टी अग्रीमेंट कर लिया पीआईए के साथ। जावेद ऑफर्ड 5 lakhs फॉर पीआईए फॉर अ वीक। एक वीक के उसने 5 लाख ऑफर किए पीआईए को। पीआईए एक्सेप्टेड, पीआईए ने एक्सेप्ट कर लिया। द अग्रीमेंट इज रिटन, और ये अग्रीमेंट रिटन में कर लिया। इमरान केम टू पीआईए, इमरान पीआईए आए एंड ऑफर्ड 6 लाख फॉर अ वीक, और 6 लाख रुपए ऑफर कर दिए एक वीक के। तो पीआईए वांट्स टू कैंसिल जावेद अग्रीमेंट। अब पीआईए जो है वो चाह रहा है कि जावेद के साथ जो उसने अग्रीमेंट किया है वो कैंसिल कर दे। कैन पीआईए डू सो, क्या पीआईए ऐसा कर सकता है? तो जवाब है इसका, एज जावेद एंड पीआईए अग्रीमेंट इज इन रिटन, क्योंकि जावेद और पीआईए का अग्रीमेंट जो था वो रिटन में था, सो इट इज अ वैलिड लीगल अग्रीमेंट। तो ये क्या है? वैलिड लीगल अग्रीमेंट है ऑफ चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी का ये वैलिड लीगल अग्रीमेंट है। चार्टर पार्टी अग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, चार्टर पार्टी के अग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होते हैं। सो दिस इज वैलिड अग्रीमेंट, ये वैलिड अग्रीमेंट है। पीआईए कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विद इमरान। अब जो है पीआईए वो इमरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, चाह भी रही है तब भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिटन अग्रीमेंट जावेद के साथ ऑलरेडी कर। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, शाहरुख मेड एन ओरल चार्टर पार्टी अग्रीमेंट विद पीआईए। शाहरुख ने क्या किया? ओरल चार्टर पार्टी अग्रीमेंट कर लिया पीआईए के साथ। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है चार्टर पार्टी के साथ ओरल लगा हुआ है, तो क्या बात ध्यान में आ रही है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? पढ़ लेते हैं फिर भी आगे। शाहरुख ऑफर्ड 5 लाख फॉर पीआईए फॉर अ वीक। शाहरुख ने 5 लाख रुपए ऑफर कर दिया पीआईए को एक वीक के। पीआईए एक्सेप्टेड, पीआईए ने एक्सेप्ट भी कर लिया। द अग्रीमेंट इज ओरल, ये अग्रीमेंट ओरल हुआ। इमरान केम टू पीआईए, इमरान पीआईए आए एंड ऑफर 6 लाख फॉर अ वीक। उन्होंने 6 लाख रुपए एक वीक के ऑफर कर दिए। पीआईए वांट्स टू कैंसिल शाहरुख अग्रीमेंट। अब पीआईए जो है वो शाहरुख के साथ अग्रीमेंट कैंसिल करना चाह रहा है। कैन पीआईए डू सो, क्या पीआईए ऐसा कर सकता है? तो इसका आंसर है, एज शाहरुख एंड पीआईए अग्रीमेंट इज इन ओरल, क्योंकि पीआईए और शाहरुख के दरमियान जो अग्रीमेंट हुआ था वो ओरल हुआ था, सो इट इज नॉट एन अग्रीमेंट। तो ये कोई अग्रीमेंट बना ही नहीं, इनवैलिड अग्रीमेंट था ऑफ चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि ओरल हो जाए अग्रीमेंट। तो चार्टर पार्टी अग्रीमेंट इज ऑलवेज इन राइटिंग, चार्टर पार्टी का अग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। सो दिस इज वॉइड अग्रीमेंट, तो ये जो अग्रीमेंट था ये वॉइड अग्रीमेंट हुआ। तो पीआईए कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट विद इमरान। अब पीआईए जो है वो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इमरान के साथ। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? फिर तो वो राइटिंग में ही होगा, क्योंकि चार्टर पार्टी अग्रीमेंट जो है वो